बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को ची स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट जो है श्रीलंका में तो खेली जा रही है, लेकिन साथ साथ दरून खाना जो सियासत है, जो दरून खाना चीज़ें, वो भी रोज़ बरोज़ सामने आ रही हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला जो चेयरमैन कौन होगा, इस हवाले से भी रोजाना नित नई खबरें भी सामने आ रही हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को और रोजाना जो बोर्ड में तब्दीली होती है इस हवाले से कि इन तब्दीलियों से पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल कैसा होगा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाक अफगान वनडे सीरीज का दूसरा टाकरा कल हेम्बनटोटा में खेला जाएगा। बाबर आजम अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरुमीद। एशिया कप खेलने के लिए नेपाल की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान टीम अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर न्यूजीलैंड और 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। आईसीसी ने टी20 और वनडे प्लेयर की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे बैटर्स की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। टी20 रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड ने सकलैन मुश्ताक को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कोचिंग स्टाफ में शामिल कर लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है और अब एक मरतबा फिर जो है वो सियासी बुनियादों पर, चूँकि ज़का अशरफ साहब की जो अपॉइंटमेंट हुआ था, उस अपॉइंटमेंट को लेकर जो एक दफ़ा फिर लेटर लिखा गया है कि जो तमाम तर जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई हैं उनसे जो है वो ख़त्म किया जाए, उन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को, और जो सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ की गई हैं उनको ख़त्म किया जा सके। इस तमाम तर मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी मौजूद हैं कि जिनका क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ना सिर्फ क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है बल्कि ना सिर्फ वो ग्राउंड के अंदर, रस्से के अंदर जो है वो अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाते हैं। बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, क्वालिफाइड कोच हैं। इनकी कोचिंग में एबटाबाद और केपी के कई रीजन ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कई प्लेयर इनकी कोचिंग से पाकिस्तान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मिले और उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को मिले, और साथ साथ जर्नलिस्ट भी बड़े कोना मश्क हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। अयास अकबर यूसुफ जई साहब, जिन्होंने हमें बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अयास, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। और इस वक्त जो मामला चल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के, उन पे ज़रा गुफ्तगू भी करेंगे। आपकी बड़ी गहरी निगाह है। ये जो अभी लेटर लिखा गया है आईपीसी की तरफ से कि सियासी बुनियादों पे जितनी भी तकरूरियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द आईपीसी 2 तकरूरियों पर बात हुई है, लेकिन ज़्यादातर जो इस वक्त लाइव लाइट में तकरूरी है वो है जनाब ज़का अशरफ साहब की। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि इनका जो तकरूर हुआ था वो भी इसी बुनियाद पर होता। बजारी साहब ने बड़ी इनकी कैंपेन चलाई थी। बजारी साहब बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने नजम शेट्टी साहब को हटाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये बात तो अज़र मिनल शम्स है कि इनके जो अपॉइंटमेंट हुई थी, या इवन मैं अगर नजम शेट्टी साहब का भी कहूं कि उनकी भी जो अपॉइंटमेंट हुई थी, और ये इससे पहले रमीज राजा साहब की, ये सब तमाम जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू वेरी मच। हमेशा आप बड़े ही अहम इश्यूज को टच करते हैं। इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन जो है, ऑब्वियसली इस वक्त चेयरमैन पीसीबी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बाज़ चल रही है, बल्कि इंटरनेशनल भी अब चीजें आना शुरू हो गई हैं। देखें, अगर आप थोड़ा सा रमीज राजा पे गए और नजम सेठी साहब का आपने नाम लिया, फिर ज़का अशरफ, देखें अलमिया तो यही है कि हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही पीसीबी चेयरमैन का तकर्रर होता है, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। क्योंकि चेयरमैन पीसीबी जो है उसके पैटर्न पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे किसी दौर में, फिर जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर एज ए खुद वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने पैटर्न चेंज करके प्राइम मिनिस्टर पैटर्न होते हैं। तो आइन के अंदर जो 2014 का आइन है उसके अंदर एक प्रोविजन मौजूद है कि भी जो भी तकर्री होगी वो नॉमिनेटेड बाय पैटर्न होगा और वो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर होगा। देखें, रमीज राजा या एहसान मानी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी। और जिस तरीके से आपको पता है कि एहसान मानी साहब का कोई इस तरह का कोई रोल नहीं था क्रिकेट के अंदर। वो पर्सनल दोस्त थे उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब के। वो उन्होंने मुख्तलिफ उनको अपने अस्पताल में भी, फिर कुछ और जगहों पे भी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उनको लेके आए हुए थे, तो वो उनको ले आए। फिर रमीज राजा साहब को ले आए, वो भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी, उसमें हम नहीं जाते।
अब उसके बाद नजम सेठी साहब आए। नजम सेठी साहब 2016 से 18 तक, 2018 में भी नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, अपने पूरा टर्नओवर इलेक्ट होके आए थे। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त के वजीर आजम साहब जो हैं उनको शायद सेठी साहब पसंद नहीं थे, तो उन्होंने उनको हटा के, बल्कि उस वक्त एक ट्वीट के जरिए फिर सेठी साहब ने खुद ही कहा कि मैं पीछे हो जाता हूँ। अब जो कंट्रोवर्सी है ज़का अशरफ साहब वाली, देखिए नजम सेठी साहब की अपॉइंटमेंट उनकी कारकर्दगी को देख के हुई थी। जैसे ही ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई और उन्होंने देखा कि यार क्रिकेट के मामलात को चलाने चाहिए, कोई बहुत ज्यादा मसाइल थे क्रिकेट के हवाले से, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एक ऐसा जरूरी किस्म का आइन लेके आए जिसमें क्रिकेट और क्रिकेट के जो क्रिकेटर्स के उनके गले घोटे की, उनकी नौकरियां चलेगी। तो इस वजह से फिर पीडीएम ने सोचा कि क्यों ना बल्कि शहबाज शरीफ ने सोचा कि उसी आइन को बहाल किया जाए जिस आइन के तहत तमाम क्रिकेट चल रही थी। तो उस वक्त के आइन के रुआ रवां जो थे, अगर मैं कहूँ कि 2014 के आइन के जो जिन्होंने तख्लीक किया वो नजम सेठी साहब थे, और शकील शेख साहब उनके साथ अपनी मामलत में थे, और 2014 के आइन को लेके ही नजम सेठी साहब लेके आए थे। तो वो सोचा होगा कि यार एक बंदे ने एक अच्छा सिस्टम चलाया, उसको मौका दिया जाए। उनको मौका दिया गया, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई, और पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर साहब हैं, अल्लाह उनको अब खुशी रखे, अब हम कुछ कह नहीं सकते, एहसान मजारी साहब, उन्होंने आके एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी, क्योंकि आईपीसी मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास है तो ये हमारा हक है और हमें मिलनी चाहिए। तो इसमें तो दो राय है नहीं थी कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसके मेंबर है ज़का अशरफ साहब, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनका पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हमेशा से वो जरदारी साहब के बड़े क्लोज रहे। लेकिन अयाज, अभी थोड़ा इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। एक चीज ये भी सामने आई है कि 19 जून को उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो अब वो पॉलिटिकल फिगर तो नहीं रहे, क्योंकि अगर उन्होंने 19 जून को उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो। अली भाई ये तो अभी इस्तीफा है, इससे पहले क्यों नहीं आया? अगर उन्होंने इस्तीफा देना था तो उस वक्त 19 जून को क्यों सामने नहीं आया, फिर 20 जून को क्यों नहीं आया, फिर जुलाई को क्यों नहीं आया? अब आके इस वक्त जब हालात खराब हुए, उनको पता है कि आईपीसी मिनिस्ट्री ने एक लेटर लिखा है, तो ये एक सामने इस्तीफा आ गया। उसके बाद मैंने एक ट्वीट भी की हुई है जिसमें मौसूफ जो है एक केक भी काट रहे हैं 22 तारीख को कि 23 तारीख को। तो उस वक्त क्या इनका पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं था? उसमें हमारे एक जर्नलिस्ट है मुही शाह साहब, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा तौर पे उस वक्त बड़े, सर ये जरूरी तो नहीं है ना, सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि देखें जो पीपल्स पार्टी से, कि जिनका पुरानी पीपल्स पार्टी से, जफर रामे साहब की पीपल्स पार्टी से, लाड़काना की पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक था, वो आज भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भुट्टो दिलों में जिंदा है, कि वो सियासी शो नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर इस्तीफा सीट से देते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जुल्फिकार अली भुट्टो की मोहब्बत या बेनजीर भुट्टो शहीद बीबी की मोहब्बत जो वो दिल से निकल गई है। अगर वो केक काट रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उनके कारकुन है या कुछ है, मोहब्बत भी तो केक काट सकते हैं। देखें, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ कि चले हर बंदे की अपनी मोहब्बत होती है, आपको भी होगी, मुझे भी होगी, सबको होगी, लेकिन ये जो इस्तीफा था ये अब क्यों सामने आया आईपीसी के लेटर के बाद? उसके अली भाई जो आईपीसी का जो लेटर उन्होंने जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को, उसमें स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली लिखा हुआ है ज़का अशरफ चौधरी, ज़का अशरफ पीपीपी, नीचे दूसरा नाम था फेडरल लैंड कमीशन साहब, उनका भी पीपीपी। तो ये तो बिल्कुल ऐसे आया है रोज रोशन की तरह, बिल्कुल ओपन शट है कि इनका ताल्लुक एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी, और एज पर इलेक्शन कमीशन रेगुलेशन केयर टेकर सेटअप के अंदर ये रह ही नहीं सकते। ठीक है, और इन्होंने जाना ही जाना है, भले आप चाहें, मैं चाहूं, या जो उनके चाहने वाले हैं वो बहुत चाहें, लेकिन उनको जाना होगा। इनका जाना जो है वो ठहर चुका है और उन्होंने जाना ही जाना है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने शब खून मारा पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आके पैराशूट के जरिए, जिस तरीके से एक सिस्टम को रिवाइव किया जा रहा था, नजम सेठी साहब या उनकी जो टीम थी उसको आके वहां पर उन्होंने ब्रेक कर दिया। उसके बाद इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स की, इल्लीगल लोगों को खुश किया, आईपीसी मिनिस्ट्री को पैसे दिए, मजारी साहब पैसे ले गए, पता नहीं किधर किधर ले गए, मुझे तो इसकी भी समझ नहीं आ रही किस कानून के तहत ले गए। बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। कौन से पैसे ले गए, कौन से पैसे लेगा मजारी साहब? क्योंकि ये क्योंकि इसमें मजारी साहब नहीं है, जाहिर सी बात है मुझे उनकी तरफदारी या उनके डेवल एडवोकेसी करनी पड़ेगी। तो ये किस बुनियाद पे आप इतना बड़ी बात कह रहे हैं कि जी वो पैसे लेके चले गए? देखें, मेरे पास वो खतूत मौजूद है, अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं भेज देता। 1,64,00,000 रुपया मजारी साहब ने पीसीबी से लिया है, और वो कहते हैं ये एजाजिया है जो आईपीसी के हमने जो एम्प्लॉइज उनको दिया है। किस कानून के तहत? यार आप मुझे बताएं
कि ये मेरा और आपका टैक्स का पैसा है, जो आईपीसी का स्टाफ है क्या वो तनख्वाह नहीं ले रहा, क्या वो सरकारी मुलाजमीन नहीं है कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती? पीसीबी से एक एजाजिया लेने की मुझे तो मंतक समझ नहीं आती। फिर उसमें एक लिखा हुआ है लेकिन क्या ये पैसे क्या ये पैसे ज़का अशरफ साहब ने दिए? सर ये पैसे क्या ज़का अशरफ साहब ने दिए थे? बोल रहा हूँ वहां पे भी उन्होंने, ये पैसे ज़का अशरफ साहब ने दिए? देखिए ये पैसे उन्होंने पीसीबी से लिए हैं। तो दिए किसने? उसका चेयरमैन कौन था? सेठी साहब, सेठी साहब थे ना उसका चेयरमैन? नहीं उसको देखिए बिल्कुल नजम सेठी साहब थे, लेकिन वो ब्लैकमेल कर रहे थे ना। तो सर फिर आप ज़का अशरफ साहब पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब ने पैसे दिए, इलीगल पैसे दिए? मैं तो अली भाई आपको बता रहा हूं कि ये सारी कंट्रोवर्सी जिन्होंने जनरेट की है उनके कोई अपने पॉलिटिकल एक एडवांटेज के लिए उन्होंने किया ना। सेठी साहब ने दिए हैं, कुछ हद तक दिए हैं सेठी साहब ने, लेकिन फिर सेठी साहब ने जब हरी झंडी दिखाई कि वजन नहीं दे सकता, मैंने जस्टिफाई करना है, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर ऐसी तो फिर ऐसी सही। उन्होंने कहा पूरा खजाना ही ले, उन्होंने कहा पूरा चेयरमैन ही अपना लेके आ जाओ, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ना कोई पूछने वाला होगा ना कोई रोकने वाला होगा। फिर जो अपॉइंटमेंट्स हुई, फिर जो एक मैनेजमेंट कमेटी बनी, उसके अंदर ओपन एंड शट है, आप देखें उनके जाके ट्विटर हैंडल्स देखें, सारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान को उन्होंने पीसी, कोई एक बंदा मुझे दिखा दे जो मैनेजमेंट कमेटी में कोई क्रिकेटर रखा हो जिसको, चले क्रिकेटर को भी छोड़ दें, जिसने क्लब लेवल की क्रिकेट खेली हो या क्रिकेट ऑर्गेनाइजर रहा हो। ये शकील शेख के बारे में बातें करते हैं, नजर सेठी और शकील शेख की मैनेजमेंट कमेटी थी उसके अंदर। तो सर आप लोगों ने भी तो जो सर हैदराबाद, मैं इस पे जरा बात करूंगा अयाज भाई, क्योंकि मुझे पता है बड़ा तफसील से इस पे रोशनी भी डालेंगे और बड़े कुछ सूरत-ए-हाल को आप क्लियर भी करेंगे, क्योंकि आप खुद कोच हैं तो इसलिए आप बाउंसर्स को बड़ा अच्छा खेल सकते हैं, मुझे मालूम है। क्योंकि जब हम ब्रेक से आएंगे तो हम भी बात करेंगे कि आपने चैन से बैठने नहीं दिया ज़का अशरफ साहब को। कभी उनकी मैट्रिक की डिग्री की बात कर रहे हैं, कभी जो तालपुर साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, कभी तारिक सरवर साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, कभी वो एबटाबाद वाले नवाब साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, आमिर नवाब साहब के ऊपर बात कर रहे हैं। तो टफ टाइम तो आप लोगों ने भी दिया, इस पर जरा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अयाज अकबर यूसुफजई साहब बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि अभी आप इतनी ज़का अशरफ साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, एक दिन भी आप लोगों ने उनको चैन से नहीं बैठने दिया। कभी कोई केस, कभी कोई केस, कभी तारिक सरवर साहब के लिए बातें, कभी आमिर नवाब के लिए भी बातें, कभी जो वो तालपुर साहब के लिए बातें। तो सर सुकून का सांस तो आप लोगों ने भी एक दिन भी नहीं लेने दिया उनको। अली भाई सुकून का सांस कैसे नहीं लेने दिया? काम करे तब ना आके इन्होंने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट शुरू कर दी, अपने लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। एक दिन इन्होंने, जितने अरसे इनको हो गया, एक दिन इन्होंने क्रिकेट की बेहतरी का काम नहीं किया। और कोई मुझे एक दिन बता देना कि इन्होंने क्या किया है। एक दिन बस मिसबा ने बुलाया सबको कि आ जाएं और मुझे बताएं क्या करना है। इस 2-2.5 महीने में, 3 महीने में जितना इनका टर्नओवर अभी तक हुआ है। आप खुद कोच हैं, आप नहीं मानेंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने डोमेस्टिक के प्लेयर के बढ़ाने की बात की है, इन्होंने जो वीमेंस के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उस पर बात की है, अभी श्रीलंका गए थे वहां पे प्लेयर्स के पैसे बढ़ाने की बात की है। आप नहीं समझते कि काम कुछ बेहतरी के हैं? देखिए ये सारे काम सेठी साहब ने पाइपलाइन में रखे हुए थे। अच्छा, आप जाके बोर्ड के एम्प्लॉय से पूछें कि बोर्ड के एम्प्लॉय को जो इस दफा बजट में उनको रेज मिला है, क्रिकेट की तारीख में इतना बड़ा रेज उनको नहीं मिला। और ये सारे सेठी साहब की वर्किंग है और उन्होंने ही ये सारा करना था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बढ़ाने थे, उन्होंने पूरी इसके ऊपर वर्किंग पेपर बनाया हुआ था और तमाम चीजें थी। अब मसला ये था कि उनको काम ही नहीं करने दिया इन लोगों ने। इनको हम कैसे आराम से बैठने देखे? इन्होंने सेठी साहब को, ये हमें, मैं पहला विक्टिम हूं, अंदाजा लगाएं कि द लेवल ऑफ ज़का अशरफ, कि मैं वो पहला आदमी हूं जिसकी साइन से इन्होंने उसको जो है सैक किया है। तो मैंने कौन सा ऐसा काम किया हुआ था? मैं तो एक रीजन का कोच था। पर खैर है, कोई मसला नहीं है, वो तो चीजें होती रहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मसला ये कि इनका लेवल देखें कि यार अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आप आ गए हैं किसी तरीके से, जरदारी साहब की मेहरबानी होगी, एहसान मजारी साहब की मेहरबानी होगी, शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी होगी, आपको ले आए जबरदस्ती दबड़ घुसड़ में, तो आप कुछ थोड़ा सा काम करें और ये ना करें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, लोगों के साथ ज्यादतियां ना करें। लेकिन इन्होंने कि जिन लोगों के आपने नाम लिए, आमिर नवाब वो सर्टिफाइड करप्ट आदमी है। मैं वो आपके टीवी चैनल पे बड़ी अच्छी, बड़ी तहजीब वाली लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो आप मुझे कहेंगे तुम्हारे पास क्या सबूत है भाईजान? तो मेरे पास बोर्ड की इंक्वायरी है 2015 में जिस मौसूफ रहे, तो 25 लाख रुपए इनको दिए गए और 25 लाख रुपए में से इन्होंने कुछ अपने दोस्तों को दिए और कुछ जो है उसके उनके अंदर एक जो इंक्वायरी एक साबित हुई वो 4,98,600 रुपए की थी। तो ये तो वो चीजें थी जो इंक्वायरी हुई। ऐसे बड़े पैसे जिनकी कोई पूछ गछ वाला ही कोई नहीं। जिस तरीके से झरनू इन्होंने आके इलेक्शन कराया,
जो सेठी साहब और शकील शेख के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि जी क्लब में ज्यादतियां हो रही हैं, रीजन में ज्यादतियां हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट में। खुदा की कसम अली भाई, मैंने जिंदगी में देखें, इन्होंने फाटा में एक चौकीदार है बाजौर से, ही इज अ चौकीदार, एक पियोन है, उसकी पेशे पे मैं नहीं जाना चाहता, पेशा कोई बुरा नहीं है, बट उसको उन्होंने फाटा का वो बनाया हुआ है, चेयरमैन बना दिया। क्यों? वो उसकी पार्टी का था, खुश करने के लिए। अच्छा जी, इधर एक अरबाब साहब है पेशावर में, जो लाइन मैन है, जो आपकी मेरी बिजली खराब, वो उसको स्क्रूटनी कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ है। तो ये लेवल है ज़का अशरफ साहब का कि यार अगर खिलाना है तो किसी अच्छे मुहज़्ज़ब आदमी, पढ़े लिखे आदमी को लेके आओ जिसको क्रिकेट को नो अच्छा, आओ। अभी आप कह रहे हैं अरबाब इलेक्शन, लाइन मैन है, एक चौकीदार। ठीक है, इलेक्शन है, इससे पहले भी जो है वो पाकिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन में भी जो है, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन में भी जो है वो निचले लेवल के लोग आ चुके हैं, बहुत सारी जगहों पे निचले लेवल के लोग आ चुके हैं, क्योंकि जो हक हलाल से कमा रहा है यकीनी तौर पे हमारे लिए इज्जत और एहतराम का बाइस है। लेकिन इससे पहले जब शकील शेख साहब थे, उस वक्त भी तो कराची के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े एक एंकर हैं, उन्होंने बड़े इल्जामात लगाए इस हवाले से कि जी इलेक्शन अच्छे नहीं हुए और बोगस वोटिंग हुई है। उस वक्त भी तो ऐसी बातें सामने आई हैं। तो किधर है वो इल्जामात, किधर है वो साहब, किधर है वो? गुम हुए हैं कहीं पे, पता नहीं वो क्या कहते हैं, किसी कुएं में चले गए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो मेरे पीछे भी 2-4 दफा बात करनी चाहिए। मैं उनको मैसेज किया, मैं कहा सर थोड़ा एहतियात कीजिएगा, अदरवाइज फिर हम भी ये जो है ना, थोड़ा सा हम भी ख्याल करना छोड़ देंगे। ये लोगों का वतीरा है, उनको कुछ मिला नहीं होगा, उन्होंने कुछ मांगा होगा, वो उनको हासिल नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने एक कंपेन शुरू की। आज क्या सब अच्छा की रिपोर्ट है? अली भाई, मैंने आपको हल्फन कुरानन कहता हूँ कि जितनी ज्यादतियां ज़का अशरफ के दौर में क्रिकेटर्स के साथ हुई हैं, जितने इन्होंने, ये जो एबटाबाद का इलेक्शन है, इस आमिर नवाब ने बंद कमरे के अंदर कराया, मेरे पास फुटेजेस पड़ी है, मैं आपको भेज देता हूँ। इन्होंने वो एक जरलू किस्म का, एक बोगस किस्म का इलेक्शन कमीशन खाकवानी को लेके आए। एक कैंडिडेट उसके पे एतराजात कर रहा है, उस एतराजात का कोई जवाब नहीं दिया, और अचानक उसके एड्रेस के ऊपर एक खत आता है, पता नहीं कितने अरसे बाद कि जी वो हमने देखा था तो आपने इतराज किया था, लेकिन वो यूं और वो। अगर क्लियर किया तो बताओ ना यार, इस वजह से हमने इस बंदे को क्लियर किया जिसके ऊपर बैन लगा हुआ था। मैं आमिर नवाब की बात कर रहा हूँ। फिर उनको हमने स्टे ऑर्डर दिया, स्टे ऑर्डर के बावजूद उसका इलेक्शन कराया। तो क्या इन्होंने जाना नहीं है? खाकवानी साहब ने जाना नहीं है? इनको लगता है कि ये ज़का अशरफ सारी उम्र के लिए चेयरमैन बना है, तो ये आप देख लें, अल्लाह ताला जो है वो फैसले करने वाला है। आप देख लें कि ज़का अशरफ इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी जाएगा, उसको जाना होगा, उसका जाना अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं, इतना बताएं अयाज भाई, इतना बताएं, मुझे ब्रेक पे आना, फिर मैं गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू करूंगा, लेकिन जाने से पहले इतना बताएं कि अब जो भी कोई चेयरमैन या मैनेजिंग कमेटी का जो चेयरमैन आएगा, क्या वो नॉन पॉलिटिकल होगा? देखिए जी, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर बता दूं, भले आप कुछ भी कहें, नजम सेठी का पॉलिटिकल क्या है? वो किसी पार्टी का मेंबर है क्या? वो किसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, किसी कोर कमेटी का मेंबर है? भाई अगर एक बंदा अच्छा है, अली भाई आप अच्छे हैं, अगर आपको अभी जो काकड़ साहब है वो अगर आपको कहते हैं यार अली भाई आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स को जानते हैं, मैं आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देता हूं, तो क्या आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी है? देखिए ये टेक्नोक्रेट लोग हैं। ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आए तो मजीद बात करेंगे कि जो अयाज अकबर यूसुफजई साहब बात करें, इसको जरा मजीद डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्वालिफाइड कोच और कोनमश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अयाज अकबर यूसुफजई साहब से इस वक्त पीसीबी के मौजूदा मामलात के हवाले से। अब अयाज ये बताइएगा कि ज़का अशरफ साहब अभी श्रीलंका से वापस आए हैं और आज जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि वो ऑफिस भी नहीं गए, तो क्या ये कोई थकावट की वजह थी या जो ये नोटिफिकेशन की वजह से वो अपने ऑफिस को उन्होंने अटेंड नहीं किया? देखिए जी, एक तो आईपीसी मिनिस्ट्री को जो है इस तरह नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उनका ट्रिप खराब कर दिया, वहां पे भी उनका मूड ऑफ हो गया, फिर उनको फौरी तौर पे आना पड़ा और आके फिर जो है ना वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। तो वो बेसिकली इसलिए नहीं आए क्योंकि वो भी लगे में बच बचाव के लिए, एक से राब्ता दूसरे से राब्ता। बट क्योंकि ये देखें अली भाई, ये मेरी और आपकी ख्वाहिश पे नहीं हो सकता या ज़का साहब की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता, ये होना ही होना है। ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स जो है, इलेक्शन कमीशन के जो रूल है इलेक्शन के, ये उसके अंदर है कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जितनी भी होंगी उनको घर जाना होगा। अच्छा, और सब गए, पंजाब में भी गए। अच्छा, अब चूंकि वक्त बड़ा महदूद है, जरा मुझे क्विकली चीजों को जब आपसे डिस्कस करना होगा। ज़का अशरफ साहब के जाने के बाद क्या आपको लगता है कि मिसबा या हफीज को जो रोल असाइन किए गए थे, या डोमेस्टिक में नदीम खान साहब उस तरह कहा जा रहा था कि वापस बुलाया गया, जुनैद जिया साहब जिम्मेदारियां निभा रहे थे, क्या ये सब इन सब की अभी सिग्निफिकेंस क्या है? इस वक्त सिचुएशन क्या है क्रिकेट बोर्ड की?
देखिए जी, अली भाई, जो जितना इस वक्त ये मैनेजमेंट कमेटी ने फैसले किए हैं ज़का अशरफ साहब, मेरे राय के मुताबिक हम्म। ये सारे गैर कानूनी हैं। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जितनी अपॉइंटमेंट्स है सारी इलीगल हैं। इसकी किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। ये मेरे ख्याल में सबको घर जाना होगा। नदीम खान को तो सबसे पहले जाना होगा। नदीम खान ने जो बेड़ा गर्क किया है पिछले 3.5-4 साल, आराम नहीं आया। जुनैद ज़िया साहब जो हैं वो उसी जगह पे जाके बैठ गए। उन्होंने भी जो रही सही कसर थी उन्होंने दोबारा तबाह करनी शुरू कर दी। आप देखें ना, आते साथ उन्होंने जो जो सिस्टम दोबारा वही वाला ले आए कि जी पता नहीं जो 4 साल पहले खेला था उसने परफॉर्म किया, उसको लेके आओ। भले वो लूंगड़ा लंगड़ा हो गया लेकिन उसको ले आओ। मतलब ये कौन सी सोच है यार। जो ओपन ट्रायल रखे हुए थे इस शेख साहब की कमेटी ने, उसके बाद ये इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट पहली दफा हुआ है कि हर अंडर 19 के सीनियर डिस्ट्रिक्ट के एक डिस्ट्रिक्ट में 4 टीमें बनी है। यानी 48 लड़कों को मौका मिला कि एक टीम बनाने के लिए कि आप 48 लड़के आए आपस में मैच खेले। जो परफॉर्मर होगा ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने आगे फिर सिस्टम चेंज कर दिया। अच्छा, अब मुझे लास्ट मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं और आप दोनों डोमेस्टिक के आदमी हैं। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये, अगर डोमेस्टिक सीजन आ रहा है तो ये सारे जो मसले मसाइल हैं ये कितना पाकिस्तान क्रिकेट को हर्ट करेंगे? देखिए जी, दुआ करें मेरे साथ कि फौरी तौर पर ये जो क्रिकेट के ऊपर इस वक्त काले बादल जो 4.5 साल पहले जड़े थे फिर आगे, ये फौरी तौर पे हटें तो इंशाल्लाह ताला। अगर तो शकील शेख साहब को ये कमेटी वापस मिलेगी नजम सेठी साहब की क़यादत में, तो फिर तो मामलात बेहतर हो सकते हैं और पूरा इसको रिवाइव करना पड़ेगा, इसको दोबारा रिवैम्प करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर इनके हाथ में रहे तो अल्लाह ना करे फिर वही हाल होगा जो इससे पहले होता रहा है। कि आप देख लें कि उन्होंने अल्लाह तआला करके एक लड़का जो है वो मैं 3 से 4 मैच खेलेगा, जहां पर सीजन में 10 से 11 मैच खेलता था। तो वो किधर जाएगा लड़का? मुझे बताए ना, वो कहां परफॉर्म करेगा, कहां पे आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे? तो मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आ रही। ये जो सीनियर आपने बैठाया, लगता है ये क्रिकेट कुछ लोग हैं, ये नहीं चाहते कि कोई मोहम्मद हफीज बने, कोई मिसबाउल हक बने, कोई इमरान खान बने, कोई जो है वो वकार यूनिस बने। मुझे लगता है ये चाहते हैं कि बस किसी और का नाम आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ये लेके आ रहे हैं मुझे तो उसमें कोई जो मतलब कोई जान नजर नहीं आ रही। और क्रिकेटर्स को खराब देखिए। क्रिकेटर को अगर आपने प्रमोट करना है उसको अच्छे पैसे दे और उसको क्रिकेट दे। जितनी वो क्रिकेट खेलेगा वो फ्लरिश होगा, वो बेहतरीन होगा, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा। ठीक है, तो बड़ा फर्क है इस सिस्टम का। ठीक है, जल्दी से खत्म। अब थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट पे बात करते हैं, क्योंकि अब ये तो आपके हमने जर्नलिस्ट साइड को कवर किया, अब आपकी जरा कोचिंग साइड की बात भी करते हैं। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान जो सीरीज इस वक्त हो रही है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे अफगानिस्तान की टीम में जो केपी से आपने उनको खेलते हुए देखा होगा, हो सकता है कुछ को आपने कोच भी किया हो। ये कोई मुकाबला है पाकिस्तान अफगानिस्तान का वनडे क्रिकेट में, या आपको लगता है ये पूरी सीरीज ही मिसमैच होगी? देखिए जी, ये क्योंकि अफगानिस्तान की होम सीरीज थी तो उसको तो खेलना ही खेलना था। मसला इसमें ये अली भाई कि T20 फॉर्मेट, शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर अफगानिस्तान इज गुड टीम, लेकिन जहां पर उसको लंबा खेलना पड़ेगा वो एक्सपोज होगी, जैसे आपने खुद देख लिया है। तो क्योंकि डोमेस्टिक नहीं है ना नीचे, जब एक चीज की बेस ही नहीं है, हवा में लटक रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो सर्वाइव करेगी। बट अगर लॉन्ग लास्टिंग आप चलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मसला यही है कि अफगानिस्तान का अंदर नीचे जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अगर है तो वो इतना पायदार नहीं है कि उसके अंदर आपको लंबी फॉर्मेट की जो क्रिकेटर है वो आपको सामने आए। तो ये वनडे में हमेशा अफगानिस्तान स्ट्रगल करता है। टेस्ट में भी आपने उनको देख लिया है कि वो भी स्ट्रगल करते हैं। तो T20 शॉर्टर फॉर्मेट, क्योंकि इनके लड़के सारे बड़े अच्छे हैं, आपको पता है दुनिया के इस वक्त नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टॉप रैंकिंग पे इनके प्लेयर्स हैं। लेकिन अयाज ये बताएं, ये तो चले आपने एज ए कोच आपने अफगानिस्तान की टीम को एनालाइज किया, हमारी टीम का क्या मसला है? मिनी सॉइल्स के ऊपर श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल कर आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ पे लंका प्रीमियर लीग खेली, उसके बावजूद हमारी बैटिंग सिर्फ 200 रन कर सकी, और वो भी अफगानिस्तान की बॉलिंग के सामने। ठीक है, अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप वहां पे इंडिया जैसी टीम के साथ खेलेंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी टीमों के साथ खेलेंगे, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है इस बैटिंग से? अली भाई, वंस अगेन T20 लीग्स ये बड़ा गलत कर रही है आपकी क्रिकेट को। लंबी क्रिकेट ये हर जगह आके देखे ना, बाहर से बॉल को मार रहे हैं, बीच में से बॉल को मार रहे हैं। क्यों? वो माइंड सेट तो वही है ना, लीगे खेल रहे हैं, पहले कनाडा जाके खेले, फिर श्रीलंकन में आके खेले, यहाँ से फिर उधर खेलते रहे, अभी कुछ CPL पहुंचा हुआ है। तो कहाँ से क्वालिटी प्लेयर आएंगे? लंबी क्रिकेट खेलेंगे, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, वनडे खेलेंगे ही तो। अब देख रहे हैं बदकिस्मती कि ये सारे लड़के आपके जो 90% इस वक्त टीम है, इंक्लूडिंग योर कैप्टन, वो सारे T20 खेल रहे हैं, जाके वर्ल्ड कप आगे आपका आ रहा है वनडे का। तो कैसे होगा? फिर ये स्ट्रगल करेंगे। तो माइंडसेट तो चेंज नहीं होगा, बड़ा टाइम लगता है। लेकिन इसके बावजूद के माइंडसेट चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शकों पे एतराज है, यहां से ज़का अशरफ साहब को जाके बनाना पड़ा। इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो एतराजात आए प्लेयर्स की जानिब से और इस पे ज़का अशरफ साहब को यहां से फ्लाई करना पड़ा? देखिए अली भाई,
पैसे सबके बढ़ने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडिया में इस वक्त हमसे बहुत ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, तो मैं तो इस हक में हूँ कि प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए और उनको पैसे और अच्छे दें और उनको महदूद करें कि वो ना जाए लीगों के अंदर। वो तबाह कर रहे हैं अपने आप को, इंजर्ड कर रहे हैं। हसन अली आपका इंजर्ड हो गए, आप देख लें। अगर आपकी पाइपलाइन में है आगे, तो वो किधर जाएगा? आपको खुदा ना खासा शाहीन आपका अनफिट हो जाए, आपका हारिस रऊफ अनफिट हो जाए, आपका नसीम शाह अनफिट हो जाए, तो आप किधर स्टैंड करते हैं? ये वर्ल्ड कप क्या रोज आते हैं, 4 साल बाद आते हैं। तो पैसे तो मिलने चाहिए, लेकिन पैसे मिलने के साथ साथ इन पे पाबंदी लगनी चाहिए कि ये जाके हर जगह पे लीगें ना खेलें और अपने आप ठीक को है। खराब ना करें। तो यही मसला है कि ये पैसों की आदत पड़ गई है इनको। अब वो करेंगे, आपको पता है, फिर जब आप उनके साथ बात करेंगे तो वो कहेंगे जी हमें फलानी जगह से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो फिर आपको नेगोशिएट भी करना पड़ता है। दूसरा यही है, कमांड का बड़ा मसला है। इसीलिए रिटायरमेंट भी शायद सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब ये अगर स्क्वाड को देखते हैं पाकिस्तान के, किस हद तक ये स्क्वाड बैलेंस है? क्योंकि इंडिया ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, वहां से भी आवाजें उठ रही हैं कि चाहल नहीं है, अश्विन नहीं है, वहां पे भी केएल राहुल की सिलेक्शन के हवाले से बहुत बात हो रही है कि वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है। उनके बैकअप के तौर पर संजू सैमसन को रखा गया। यहां भी बात हो रही है कि सरफराज नहीं है। अभी राशिद लतीफ साहब ने मेरे शो में भी कहा, अभी भी आज भी उन्होंने बात की है कि राशिद लतीफ साहब ने कि सरफराज को होना चाहिए था। आप किस तरह संभव करेंगे कम वक्त में इन तमाम चीजों को? अली भाई देखें, एक्सपीरियंस की कोई नेमल बदल नहीं है। सरफराज एक एसेट है, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की है। वो एक एक्स कैप्टन रहा है और वो पाकिस्तान के लिए हमेशा उसने क्रिटिकल टाइम के ऊपर परफॉर्म करना किया है। एक बड़ा इवेंट आ रहा है, हारिस इज टू यंग नाउ, उसको आप जरूर टीम के साथ रखें, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हारिस को आप एज ए कीपर ही रखते हैं। अगर आपने रखना ही है तो उसको रखें टीम के साथ आप, लेकिन सरफराज को आप यहाँ डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सरफराज का होना बड़ा जरूरी है। अगर रिजवान अनफिट हो जाता है तो उसको टीम में फौरी तौर पर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है। वही लॉन्ग फॉर्मेट है, हारिस इज नॉट फिट फॉर लॉन्ग फॉर्मेट। तो सरफराज आपने जैसे टेस्ट में मैच की। दूसरी बात यह है कि सिलेक्शन के हवाले से हमारी टीम इज गुड। हमारा जो पेस है इस वक्त बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको सेव करना पड़ेगा। इंडिया के लिए क्या कहेंगे? 10 सेकंड है, इंडिया के लिए क्या कहेंगे क्विकली? इंडिया आपको पता है वो अपना होमवर्क पूरा करके रखता है। उनके जो प्लेयर्स हैं उनके पास बड़ा बैकअप है, तो उसको आप लाइट ना लें। बेशक बड़े नाम ना हो, लेकिन जब भी कोई नया नाम आता है वो कोई तूफान ही लेके आता है। तो इंडिया अपना होमवर्क पूरा करके रखता है, उनके पास बैकअप में प्लेयर मौजूद होंगे, एक्शन से भी बेहतर होंगे। आपसे हमेशा जब भी गुफ्तगू होती है उसमें तशनगी रहती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो भी आपके साथ करेंगे ताकि तफसील के साथ मजीद गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि इतने डायनामिक के मुख्तलिफ मौजूआत पर बड़ी खुल के गुफ्तगू करते हैं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।